Welcome, dear students, in our new course, which is History and Systems of Psychology. Let's have a close look at on different historical perspectives and different historical happenings which really help to emerge this particular subject. Let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन और इसके बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं जी हम। उसके बाद कुछ फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो उसको हम रिव्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी। द एंशिएंट मैन रिगार्डेड सोल एज समथिंग दैट वाज इनविजिबल एंड रिजाइडेड इनसाइड अ पर्सन। इसमें जी अभी तक बेसिकली हमने ये पढ़ा कि जो साइकोलॉजी है, इल्म नफ्सियात है, वो हमारे जो नफ्सियाती मुख्तलिफ़ अमूर हैं और हमारे दिमाग की जो मुख्तलिफ़ वर्किंग है, ब्रेन की जो वर्किंग है, उसको हम इसको अगर हम ममासलियत देना चाहें तो जो हमारी स्कल के अंदर एक फ़िज़िकल आर्गन मौजूद है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर उसकी वर्किंग, उसके हार्मोन्स का पैदा करना सारा शामिल है, तो वो हमारा ओवरऑल साइकेट्री की स्टडी है जो कि हम MBBS करने के बाद यूजुअली उसमें FCPS और स्पेशलाइजेशन किया जाता है। और बाकी जो उस ब्रेन की वर्किंग जिसे हम सॉफ्टवेयर उसका कह सकते हैं, वो हमारा साइकोलॉजी के अंडर आता है और इसको जो रूह के साथ भी अक्सर तशबीह दी जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी जो नज़र नहीं आती बाहम, लेकिन वैसे ओवरऑल इंसान के अंदर उसका सोच के लिहाज से, उसके जज्बात के लिहाज से उसका हिस्सा है, तो वो इस सब्जेक्ट मैटर में आएंगी जी। आगे बढ़ते हैं जी। ही हैड हिज ओन एक्सप्लेनेशन फॉर द बिहेवियर ऑफ द सोल एंड द बॉडी। फॉर एग्जांपल द सोल एस्केप द बॉडी व्हेन अ पर्सन वाज एस्लीप। तो ये बताया जा रहा है कि इंसान ने खुद से है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लेन करना और उनके मतलब अंदाज़े लगाना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी स्पेकुलेशन ने फ़िलासफ़ी का ही शक्ल इख्तियार करते करते फिर जो नॉलेज जो इर्तिका है उसने आगे बढ़ते बढ़ते मज़ीद जो इंडिविड्स हैं उनको फ़तह किया जी। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो ये इसमें हमें यही बताया जा रहा है जी। तो ये मिसाल जैसे हमारे सामने है कि जैसे इस चीज़ पे यकीन रखना कि नींद के दौरान है जो रूह है जो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं रहती और वो उससे अवे होती है। सेकेंडली जी, द escaped soul then performed certain actions on behalf of the person that was visible in the form of dream work। तो वो बताया जा रहा है कि जो उस वक्त अवे सोल है, जो जो रूह उस वक्त इंसानी जिस्म का कहा जाता है कि हिस्सा नहीं है, तो वो उसी के बिहाफ पे फिर मुख्तलिफ़ काम जैसे ख्वाब की तमसील इसमें हमें दी गई है कि जैसे इंसान सोते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें ख्वाब के दौरान देखता है। ये ड्रीम प्रोसेस फिर अलग से इसके रेलेवेंट डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो एक बाई प्रोडक्ट प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन भी इसको नाम दिया जाता है। वो ही पर्टिकुलर सोचें, वो ही पर्टिकुलर जो इमेजिनेशन इंसान अपनी डेली लाइफ के अंदर रखता है या प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इवन हाफ का हिस्सा होते हैं। तो इसके मुताबिक है जो कुछ तबीरात के लिहाज से भी इसकी फिर कंट्रोवर्सी है। ज़्यादातर है जो वो साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि तबीरात के लिहाज से या एक ह्यूमन सिग्नलिंग के हवाले से ये कोई इसका कोई वैलिडेशन नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल एक डिस्पर्शन ऑफ थाट है जनाब। आगे बढ़ते हैं जी। फर्दर ड्रीम वर्क, फेंटिंग स्पेल, एपिलिप्टिक फिट्स सॉरी, मेंटल एंड फिज़िकल डिस्क्रिपेंसीज वर आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह जनाब जो ख्वाब का आना या बेहोशी के दौरान कॉन्शियसनेस का लेवल या फिर जो मिर्गी के दौरे हैं इसके दौरान जो मेंटल स्टेट है इंसान की, उसमें किस तरह चेंजेस आती हैं और किस तरह जो मुख्तलिफ़ आप कह सकते हैं कि हवाले से हमें अपने नफ्सियाती मराहिल का पता चलता है जी। नेक्स्ट है जी, द एंशिएंट मैन आल्सो बिलीव्ड इन व्हाट इज़ टर्म्ड एज एनिमिज़म। एनिमिज़म क्या है जी? अब देखते हैं कि पुराने वक्तों में किस तरह इस पर बिलीफ रखा जाता था। बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या? एनिमिज़म इज़ द प्रोसेस ऑफ सीइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ इन एनिमेट objects such as moon, stars, stones, etc. He humanized those objects in order to make them easy to understand। यानी इसको एक ममासलियत दे लेना इंसानी मुख्तलिफ़
जो आप कह सकते हैं एनर्जीज़ के साथ या इंसान की मुख्तलिफ जो करैक्टरिस्टिक हैं उनके साथ है। तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों पर जो एक बिलीफ था या इनकी पावर और इनकी एनर्जी है, जो इवन वर्शिप के लिए भी मुख्तलिफ जो मज़ाहब हैं उनमें इनको एक ख़ास हैसियत हासिल, जिस तरह ये हम आग की पूजा की बात करते हैं कुछ मज़ाहब में, इसको पावरफुल और एक बड़ा सैक्रेड और डिवाइन किस्म की पावर समझा जाता है। इसी तरह मून और स्टार्स के हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ्स हैं जो उनको जोड़ कर उनको इवन, तो बेसिक ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं चूँकि, और इनमें जो एक हरकत का पहलू भी पाया जाता है। तो जिस बुनियाद पर एक पावरफुल जो आप कह सकते हैं कि जनाब इनका एस्पेक्ट है, वो उसने एंशंट कल्चर के अंदर और एंशंट इंसानों के अंदर है, जो इस चीज़ को, इस सवाल को जन्म दिया कि ये चूँकि पावरफुल हैं तो डेफिनेटली ये कोई डिवाइन नेचर और डिवाइन पावर अपने अंदर रखते हैं। आगे जी, द एंशिएंट मैन हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मैजिक एंड ट्राई टू लर्न एंड अडॉप्ट मैजिकल ट्रिक्स विच वर हिज वे ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर थिंग्स अराउंड हिम। तो किसी भी दौर के इंसान का अपने इर्द गिर्द के माहौल पे, अपने इर्द गिर्द के गिरदोनवा सराउंडिंग पर कंट्रोल करना और उन पर मुकम्मल हावी होना, और जो अपना एक गलबा है उसको प्रूव करना है, जो वो उसका शुरू से ऑब्जेक्टिव रहा है। तो उसके मुख्तलिफ़ अदवार में आप कह सकते हैं कि उसकी वो शक्लें और उसकी वो डिफरेंट पोजीशंस हैं जो वो चेंज होती रही हैं, लेकिन ओवरऑल ये साइकी यूनिवर्सल एस्पेक्ट के लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सैलिटी देखा जा सकता है इंसान की इस नेचर में कि वो पावरफुल हो, वो मैजिक के ज़रिए, वो किसी डेजिग्नेशन के ज़रिए। अब जैसे मौजूदा दौर में देखा जाए तो ये पॉलिटिकली लोग इन्फ्लुएंशियल होने के लिए या पॉलिटिकली एम्पावर होने के लिए वो पैसा भी खर्च करते हैं, और जो भी दूसरे डिफरेंट टैक्टिक्स हैं वो किसी बड़े पावरफुल ओहदे को, डेजिग्नेशन को ग्रैस्प करने के लिए वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया जी एंशंट इंडो पाक जो हिस्ट्री है उसको देखते हैं। जैसे कि बताया गया, एंशंट इंडो पाक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी वाज नो एक्सेप्शन वेयर आल्सो मैजिक वाज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो बताया जा रहा है कि इसमें जो कोई दो राय नहीं है कि बरसगीर की भी जनाब जो हिस्ट्री है उसमें अगर देखा जाए तो मैजिक का कलीदी किरदार रहा है, और मैजिक का ओवरऑल जो हमारे यहाँ के वासी हैं अभी तक इवन देखा जाए तो हम तो थोड़ा सा वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो हम अगर करंटली या कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में भी इसको देखें तो जो मैजिक को अभी तक भी हम मुख्तलिफ अपनी जगहों पे, मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे इवन है, जो वो दीवारों पे वो वॉल चेकिंग हुई होती है जी, अमल फलां और ये और वो इस तरह का दौलत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आप के लव वंस हैं कुछ, उनको काबू करने के लिहाज से, और बड़ा अजीबोगरीब किस्म की वो जो दावे हैं वहाँ पर किए गए होते हैं, और वो उन्हीं में उसी मैजिक और उसी जनाब आप कह सकते हैं कि जनाब चिल्लों की बुनियाद पर है, जो कि एक एंशंट हिस्ट्री का भी हिस्सा रहे हैं जनाब। Magic has, as mentioned earlier, was used to exercise control over others and nature. It may be used for negative purposes or पॉजिटिव पर्पसेस। तो इसमें बताया गया कि मैजिक जो पहले हम जैसे हमने जिक्र भी कर लिया और मिसाल के साथ भी, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट हमारा आया है कि अब इसका मकसद ना ही लाजमो मलजूम ये है कि जी पॉजिटिव ही होगा और जो दफ़ा या हर इनटेक में, और ना ये होगा कि ये नेगेटिव होगा। इट डिपेंड्स कि किस तरह आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं और आपकी इंटेंशंस क्या हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अगर गुडविल के लिए या किसी अपनी जनाब दौलत के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह सकते हैं कि वो तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बॉडी की जो पार है उसके लिहाज से हो, यानी ऐसी चीज़ें आप उनको पॉजिटिविटी की डोमेन में ले सकते हैं जिसमें किसी दूसरे का ज़िया या नुकसान ना हो। लेकिन इसमें नेगेटिव जो इंटेंशंस वो ज़्यादातर केसेस में वो ज़्यादा होती है, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के जज्बात को है जो ओवरऑल जो इंटरवीन करने की ट्राई करना, और इस बुनियाद पे या बाज़ दफ़ा बीमारियों वगैरह के लिए तवीज़ गंडे जो किए जाते हैं जी। अगर जी, द एंशिएंट मैन आल्सो इंडल्ज्ड इन डिफरेंट एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ टू कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। अभी हमने जिक्र किया कि जो जिस तरह वो कहा जाता है कि ईवल स्पिरिट्स को निकालने के लिए जो स्कल में सुराख किए जाने, और इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को चीदा जाना, और इस तरह की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो मैजिकल वो मंत्रों के साथ की जाना, कि जिसमें बॉडी की पावर को इन्हेंस करना और बॉडी का कंट्रोल भी बढ़ाना इसका एक हिस्सा है जी।
Yoga was one of such exercises involving breath control and different body postures. योगा को एक एक्सरसाइज के तौर पर और डिफरेंट बॉडी पास्चर को मुख्तलिफ हालतों में रखते हुए और विद हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में बॉडी कंट्रोल के लिहाज से यूज़ किया जाना बहुत अरसे से और बड़े हम कह सकते हैं कि स्पेशली हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसको अभी भी स्पेशली इंडिया के अंदर है जो बड़ा बहुत बड़े पैमाने पर बल्कि अभी तो कमर्शलाइज इसको किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा जिस तरह हम जिम्स में जाते हैं या डिफरेंट ग्राउंड्स में जाके जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं तो इसी तरह योगा ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं तो उसमें लोग जाकर उनका मेन काम यह है कि जितना अपने कॉन्शियसनेस पे जितना अपनी ओवरऑल डिस्पर्शन ऑफ थाट्स पे काबू होगा उतनी सूदिंग और स्मूथ फीलिंग है जो और एक जिसे हम कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन लेवल को गेन करना वो उतना हमारा बढ़ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं जी। इसी डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए द एंशिएंट फिलासफी और साइकोलॉजी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एडवांस द बिलीफ दैट कॉन्शियसनेस इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन। अब ये दिल और वो दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शऊर की जो लेवल है जनाब या शऊर बेसिकली वो कहाँ से किसकी वर्किंग है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सब कॉन्टिनेंट के जनाब बिलीफ सिस्टम के मुताबिक है कि ये दिमाग के साथ है कि ये दिमाग की में से सोचें और सारे ख्यालात तख़यलात ये निकलते हैं। द एंशिएंट यूरोपियंस द ग्रीक्स फॉर इंस्टेंस थाट दैट कॉन्शियसनेस वाज अ फंक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ अ मैन। जबकि इसके बरक्स बताया जा रहा है कि जो एक पुराने और ओल्ड जनाब यूरोपियंस और यूनानी थाट्स हैं उनके मुताबिक ये है कि इंसान का दिल है जो वो ही उसकी शऊरी सतह को उजागर करने में और मुख्तलिफ़ चीज़ों को सोचने में परखने में और उनके मतलब सोचने में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक सारा अमल है वो दिल से निकलता है। तो इसी तरह ये जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि फ़िलासफ़िकल जो डिबेट्स हैं वो एंड पे हम इसको थोड़ा सा जिसका ज़िक्र करेंगे भी ग्रीक फ़िलासफ़ी की डोमेन में कि जो मुख्तलिफ़ कंट्राडिक्शंस हैं या काउंटर आर्गूमेंट्स हैं ये इस चीज़ की खूबसूरती है। किसी भी एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिबेट्स मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीदी विचार का आना है जो उसमें मज़ीद वसअत पैदा करने के लिए मज़ीद डेप्थ पैदा करने के लिए और उसकी वैलिडिटी को मज़ीद आगे रिफ़ाइन करने के लिए एक इंतहाई काबिल कदर किरदार अदा करता है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अबाउट 1000 years BC द सब कॉन्टीनेंटल्स डिफरेंशिएटेड बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल लेबर। मेंटल लेबर वाज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड द यूजिंग द माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वाइल फिजिकल लेबर वाज टू परफॉर्म सर्टन टास्क फिजिकली। अब इसमें वो यानी थ्योरेटिकल जो एक आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की बात की गई है कि जनाब वो कहते हैं तकरीबन 1000 बिफोर क्राइस है जो अगर देखा जाए तो ये सब कॉन्टीनेंट के ये जो एरियाज़ हैं इनमें ये डिफरेंशिएट किया गया कि जो मेंटल और फिज़िकल लेबर है वो दोनों अलग अलग हैं। जैसे अभी भी हम अगर जो मुख्तलिफ मिथ्स के अकॉर्डिंगली है जो ना वो कहा जाता है कि यार फ़लाँ बंदे का काम दिमागी काम है तो वो उसकी वो मेंटल लेबर है वो सोचने विचारने का उसका काम है तो वो ज़्यादा उसकी बॉडी है जो वो इसमें एक्सर्शन आती है या ये एक ज़्यादा टफ़ चीज़ है कंपैरेटिवली फ़िज़िकल लेबर के। हमारी अभी भी करंट सिनेरियो में भी करंट कल्चरली जो डिफरेंट मिथ्स हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि जनाब आपका जो सोचने समझने का काम या आपकी जो मेंटल लेबर है वो ज़्यादा टफ़ है कंपैरेटिवली फ़िज़िकल लेबर के। तो इसमें भी वही चीज़ ज़िक्र की जा रही है कि जनाब हमारी जो मेंटल लेबर का एक प्रोसेस है वो सोचना समझना किसी चीज़ को सॉल्व करना और किसी चीज़ को हल करना किसी मसले पर जो गौर खोज करना जनाब ये एक हमारी ये सतह है सोच की। और दूसरा ये जो फिज़िकल लेबर है वो कहते हैं उसी सोच की बुनियाद पर कुछ हम जैसे चलते फिरते हैं कोई काम करते हैं यानी एक चीज़ प्लानिंग है और फिर उसकी जी इम्प्लीमेंटेशन है। लास्ट है जी इसमें मेंटल लेबर वाज कंसिडर्ड सुपीरियर बाय द एंशिएंट मैन वाइल फिजिकल लेबर वाज कंसिडर इन्फीरियर। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो प्लानिंग है बेसिकली तहीलाती कुव्वत है उस फ्रेम को उस थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन को बेसिकली है जो वो ज़्यादा एंशिएंट कल्चर में वर्दी समझा जाता था और ज़्यादा उसको आप कह सकते हैं कि एक सुपरमेसी का की हैसियत हासिल थी कि यानी वो प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर होगी और आपकी जो वो ऑब्जेक्टिव होगी तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल उसके बाद फिर आपकी
जो इम्प्लीमेंटेशन है या आपकी वो एप्लीकेशन है उस चीज़ की, वो उसमें भी निखार देखने को आएगा। इसकी हम मिसाल इस तरह ले सकते हैं, जैसे हम देखें कि मैप बनाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग का या किसी भी घर के रिलेटेड या कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो डेवलप करने के लिए पहले उसकी वो मैपिंग की जाती है। तो वो जितनी अथेंटिक और वो जितनी वेल प्लान्ड और उसे वेल इक्विप्ड रखा जाए, तो उसी के मुताबिक है जो उसका जब अमली जामा उसको पहनाया जाता है और वो सारा मॉडल बन के हमारे सामने आता है, तो उस चीज़ का वो शख्साना होता है कि जनाब जब वो तर्ज़ तमीर है जो उसको वाक़यातन, जैसे हम मुगलिया तर्ज़ तमीर की बात कर सकते हैं, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम करना, और अभी तक भी जो इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे पास एक पीस ऑफ आर्ट के तौर पर बड़ा कलीदी किरदार उसको हासिल है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अकॉर्डिंग टू द सब कॉन्टीनेंट, आत्मा और द सोल ऑफ अ पर्सन वाज द प्योर सेल्फ। फर्दर द वर्ल्ड अराउंड अस वाज एन एल्यूजन और डिसेप्शन प्ले ऑन अस बाय आवर सेंसेस। तो इसमें बताया गया है कि जो एक बरसगीर का जनाब एक बिलीफ सिस्टम आत्मा का था, जिसे रूह का कहा जाता है, माइट पॉसिबल ये हिंदी का वर्ड है जी। और इसमें बताया ये जा रहा है कि ओवरऑल कहा जाता है कि ये जो इर्द गिर्द हमारे दुनिया पूरी आबाद की गई है, ये एक ओवरऑल परछाई के तौर पर या एक जस्ट धोखे के तौर पर है, जबकि एक रियल वर्ल्ड है जो उसकी हैपनिंग और वो सारी चीज़ें वो अलग से हैं। और जिस तरह हमारा अनकॉन्शियस में मौजूद वो चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं और वो हमें काबू किए हुआ है, और हमारी डेली डूइंग्स पर हमारे अनकॉन्शियस का ठीक ठाक है जो इन्फ्लुएंस देखने को आता है। Some others believe that consciousness and mind were the product of material development। तो इसमें कुछ ये बताया जाता है, जैसे हम अगर इसको सेकंड बुलेट देखें, these two beliefs are called idealism and materialism। तो इस फ़िलासफ़ी के लिहाज से ये है जी कि मटीरियलिज़म ये है कि मैटर से चीज़ें बनी हैं, मादा है जो वो अपनी किसी भी हालत के लिहाज से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का जो हामिल है, उसकी अहमियत ज़्यादा है, और तमाम चीज़ों जो वर्ल्ड पर डोमिनेशन है वो मादे की, यानी वो जो है वो मैटर की है जनाब ना। कंपैरेटिवली इसके काउंटर जो नरेटिव एक बयान किया जाता है आइडियलिज़म का, वो कहते हैं कि आइडियाज़ का या तख़य्युलात का या इमेजिनेशन है वो ज़्यादा मैटर करती है, जो ब्रेन की वर्किंग है, और उसी बुनियाद पर बाकी तमाम चीज़ें हैं जो वो रूनमा होती हैं। यानी मटीरियल पर आइडियाज़ को, आइडियलिज़म को जनाब है जो वो बरतरी हासिल है, और मटीरियल है जो वो उतना मैटर नहीं करता। यानी ये दोनों जो फ़िलासफ़ीज़ हैं एक दूसरे की आप कह सकते हैं कि वो नफ़ी करती हैं और एक दूसरे की सुपरमेसी को नहीं मानती जी ना। और इनमें एक आप कह सकते हैं कि यूजुअली एक दूसरे को सबॉर्डिनेट करने का पहलू मौजूद है जी। आगे चलें जी। एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़ी, थोड़ा सा इसको ज़िक्र करते हैं जी। लास्ट फेज़ है हमारे इस पहले लेक्चर का। द एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़र्स और साइकोलॉजिस्ट रिगार्डेड थ्री एलिमेंट्स टू बी द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल मैटर इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जैसे हम बड़ी अपनी बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मादे की तीन हालतें हैं, उस फ्रेम में ये बताया जा रहा है कि वो तीन एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि आलमोस्ट हर मैटर में वो उनका किसी ना किसी तरह से जो मौजूदगी होती है। तो सबसे पहले जी वाटर में, और वाटर को बयान किया गया मैटर की उस जनाब एलिमेंट्स के हवाले से जनाब। उसके बाद एयर को, हवा को, जो गैसेस की फॉर्म में भी मौजूद होती है, और हमारी जो सराउंडिंग है इसको एक ख़ास प्रेशर की हद तक उसने कैप्चर किया हुआ है, और उसी बुनियाद पर है जो वो हमारा चलना फिरना और बाकी जिस तरह वो हम कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की और इन तमाम की कंपोजिशन है जो हवा में पढ़ते भी हैं, और नेचुरल साइंसेस में उसको जो डील करती हैं उसको उसके लिहाज से उसमें बताया जाता है कि कौन सा। और ये अगर बैलेंस्ड किस्म की कंपोजिशन है जो इसमें थोड़ी सी टेम्परिंग हो, तो ओवरऑल माहौलियाती आलूदगी या इवन सर्वाइवल ऑफ जो ह्यूमन है वो भी पॉसिबल नहीं रहता। इसी तरह थर्ड वन हमारे पास फायर यानी आग की फॉर्म में है कि इस जो हीट एनर्जी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो इसकी क्या अफादियत है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और किस तरह ये मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने में, मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल वर्क है जो यूटिलिटी है उनकी जनाब, उनको पॉसिबल बनाने में हमारे लिए बड़ी कारगर साबित होती है जी। आगे कुछ अब मज़ीद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। One of the greatest developments of ancient Greek philosopher was that they put forward the view that
everything consists of small indivisible particles and these particles act upon on the soul to create sensation। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो एंशंट ग्रीक फ़िलासफ़ी, पुरानी यूनानी फ़िलासफ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली यह है कि हर चीज़ एक छोटे से जो ना नज़र आने वाले, जिसे हम एटम का नाम देते हैं जी, वो से मिलकर बनी हुई हैं। और ये जो तमाम छोटे पार्टिकल्स हैं, ये ओवरऑल हमारी सेंसेशन को इवन डेवलप करने में जो है ना अपना किरदार अदा करती हैं जनाब ना। और ये वो ही हम जो सेंसेशन का एक पूरे का पूरा जो हमारा अलग से चैप्टर वो होता है, जिसके अंदर हम 5 सेंसेस को अलग से पढ़ते हैं और उनकी इंटरकनेक्टिविटी को है कि किस तरह वो सेंसेस मिलकर जनाब परसेप्शन के अमल से वो अंडरस्टैंडिंग बनाती हैं और हमारे ब्रेन तक है जो वो तमाम इंफॉर्मेशन लेकर आई जाती है, जो फिर बाद में मुख्तलिफ इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल्स हैं जनाब, उनकी फॉर्म में जो इंसान के नर्व्स हैं जनाब, वो मुख्तलिफ जिस्म के दूसरे हिस्सों तक वो इंफॉर्मेशन लेकर पहुंचाते हैं। और वो रिफ्लेक्स एक्शन का और वो सारे का सारा अमल है जो हम इसमें पढ़ते हैं जी। दिस वाज लेटर फाउंड टू बी ट्रू विद द डिस्कवरी ऑफ एटम्स। तो बताया जाता है कि ये जो एटम की यानी वो बेसिक एक आप कह सकते हैं कि पायनियर स्टडी के लिहाज से इसकी रेलेवेंस ये बनती है कि जो बाद में नेचुरल साइंसेस के अंदर इस चीज़ को इस डिबेट को जो है ना, जिसे आप कहते हैं वैलिडेट किया गया और प्रूव किया गया कि वाक़यातनी जो लाइटेस्ट आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स हैं एक चीज़ का, जो सबसे छोटा तरीन हिस्सा जनाब है जो जिसे मिलकर वो बना हो, तो उसको एटम का नाम दिया जाना। और जिसको ऊपर हमने देखा कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने उसको स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स का नाम दिया, जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स के लिहाज से हमने बात की कि जनाब उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ है जो वो डिस्कस की कि ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ ऐसे पर्टिकुलर जनाब छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं, जो हम तो नज़र नहीं आते, लेकिन ओवरऑल हमारे रूह पे और हमारी सेंसेशंस पे उनका एक ख़ास असर मौजूद है और सेंसेशन का ये प्रोसेस आगे चलाने में वो अपना किरदार अदा करते हैं। लास्ट वन है जी हमारे पास, द एंशिएंट ग्रीक फिलासफर्स आल्सो पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट कंट्रडिक्शन इज़ अ परमानेंट एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ इट द वर्ल्ड इज़ इन फ्लक्स ऑल द टाइम। तो इसमें अब जिसे आप कहते हैं ना इंफॉर्मेशन फ़्लो जनाब ना, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो इस तरह है कि यूनानी फ़िलासफ़र्स का ये मानना था कि जो ओवरऑल एक तनकीद का एक चीज़ों को क्वेश्चन करने का एलिमेंट है, बजाय कि हर चीज़ को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेने का, वो आपकी ओवरऑल फ़िलासफ़िकल डिबेट को रोक देता है। तो जब कंट्राडिक्शन आती है, जब क्रिटिसिज्म होता है जनाब चीज़ों पे, तो वो उन पे क्वेश्चनिंग करने का अमल है जो उसकी मुख्तलिफ नई जिहतें हैं जो उसको खोल देता है जनाब ना। और इन नई जिहतों के खुलने से आपके मज़ीद सवाल जब जन्म लेते हैं तो उनके जवाबात को जांचने में और उनके जवाबात हैं जो उनको सर्च करने में मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, और काफ़ी सारी आप कह सकते हैं कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन का फ़्लो है जो वो बढ़ता है। और ये जो कंटिन्यूटी है आपकी क्वेश्चनिंग की और ये जो कंट्राडिक्टरी जनाब फ़िलासफ़ी की, तो ये मज़ीद आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करती जाती है इंफॉर्मेशन के बल्क को, और ये जारी व सारी एक प्रोसेस रहता है जी। आगे जी बताया जा रहा है, दिस मीन्स दैट एवरी टाइम अ फिनोमिना राइजेज देयर इज़ अ काउंटर एक्सप्लेनेशन टू द फिनोमिना। तो वो बताया जा रहा है कि जब भी कोई भी कंसेप्ट, कोई भी नया मॉडल, कोई नई चीज़, कोई एक फ़िलासफ़िकल डिबेट या कोई कंसेप्ट या एक थ्योरी है जो वो सामने आती है, तो उसके काउंटर आगे आर्गूमेंट के तौर पर, उसके काउंटर एक्सप्लेनेशन के तौर पर एक नया फिनोमिना है जो वो पेश किया जाता है, और उसको नेगेट करने की कोशिश में भी तब जब ये जारी सारी प्रोसेस रहता है, तो एट द एंड है जो उसका अगर वैलिडेशन मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से और जो नेक्स्ट जनाब उस एज के भी और नेक्स्ट अपकमिंग हैं जो साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट हैं जो अगर उस चीज़ को वो प्रूव कर रहे हों और उनकी जो अप्रोच के लिहाज से भी उसमें वो देखें कि एक यूनिवर्सैलिटी का कंसेप्ट पाया जा रहा है और जनरलाइजेबिलिटी का, तो तब उसको कबूल किया जाता है, वरना उसको रद्द कर दिया जाता है। और एक ही फ़िलासफ़ी कुछ अदवार के बाद है जो उसमें काफ़ी हद तक है जो इसी कंट्राडिक्शन और इसी क्रिटिसिज्म और जो ओपन डिबेट्स हैं उनके बाद है जो वो काफ़ी सारे फ्लॉज हैं जो आते हैं, और अक्सरियत ऐसी फ़िलासफ़ीज़ अक्सर
कुछ अर्सा बाद वैसे भी रद्द कर दी जाती हैं या उनको निगेट कर दिया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक उन्हें आउटडेटेड होने के लिहाज से। जी इसके बाद बताया जा रहा है Thus a contradiction in explanation arises which leads to further investigation and further phenomena and counter phenomena। ये अभी हमने जैसे जिक्र किया कि ये जो contradiction है मुख्तलिफ नई इन्वेस्टिगेशंस की रस्ते खोलता है, और जनाब ये जो नई रिसर्चेज़ हैं और नए क्वेश्चंस हैं, रिसर्च क्वेश्चंस, उनका जन्म लेना इसी कंट्राडिक्शन की बुनियाद पर है। अगर हर चीज़ को बिल्कुल उसी हालत में, उसी पर्टिकुलर फ्रेम जिस तरह वो पेश की जाती है, तो अगर वो कबूल कर लिया जाए तो फिर वो साइंटिफिकली भी आप कह सकते हैं कि वो जो उसको प्रूव करने का या उसकी अथेंटिसिटी है वो चैलेंज की जा सकती है और उसमें क्वेश्चनिंग आ सकती है। जबकि उसके अगर मल्टीपल साइड से मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखा और परखा जाए तो तब उसका एक आप कह सकते हैं कि जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है या उसका ओवरऑल एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है जनरलाइजेबिलिटी के लिहाज से भी। लास्ट हमारे पास इसका पॉइंट है जी, when this process continues over a long period of time we find the world to be in a constant influx। कि ये जो प्रोसेस जब बढ़ता रहता है और जारी व सारी रहता है तो ये अब एक मुस्तकिल किस्म की नॉलेज अराइवल या आप कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन के फ़्लो का बाइस बन चुका हुआ है। और यही वजह है कि बॉडी ऑफ नॉलेज में आए दिन इजाफा होता रहता है और इसी रिसर्च बेस्ड नॉलेज को ज़्यादा वेलकम किया जाता है और ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो उसको प्रेजेंट करने में मदद मिलती है कि जिसकी जस्टिफिकेशन, जिसका लॉजिक मौजूद हो और जिसका रैशनल या रैशनैलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी रीजनिंग और उसकी आप मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्टिविटी है एम्पिरिकल स्टडीज़ के थ्रू आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। यानी इसमें सब्जेक्टिविटी का जो एलिमेंट है वो कम और ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है जो वो ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। किसी किस्म का भी जो क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। फ़ीडबैक भी किसी भी किस्म का कुछ फ्लॉज, कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स भी हैं जो आप लोगों के मोर दैन वेलकम। थैंक यू सो मच।